द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें भारत के कोर्ट रूम से लेकर यूक्रेन के युद्ध के मैदान तक और दिल्ली की साजिशों से लेकर गांवों की जमीनी हकीकत तक ले जा रहे हैं। बिल्कुल। हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे फैसलों को समझेंगे जो सीधे हमारी सेहत और पढ़ाई से जुड़े हैं। हाँ, और फिर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुनिया में भी चलेंगे। जी, देखेंगे कि फलस्तीन और रूस में क्या चल रहा है और उसका असर हम पर कैसे पड़ सकता है। साथ ही सरकार की एक बड़ी योजना की पड़ताल करेंगे और आखिर में खेल की दुनिया की एक जबरदस्त कहानी पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इन सब पर एक गहरी नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन खबरों के पीछे की असली कहानी क्या है। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसलों से जो सीधे सीधे नागरिकों के अधिकारों से जुड़े हैं। पहला मामला स्कूलों में माहवारी स्वास्थ्य को लेकर है। दौरान स्वच्छता का अधिकार कोई सुविधा नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीने के अधिकार का हिस्सा। बिल्कुल, जीने और सम्मान के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूलों में सही इंतजाम ना होने की वजह से लड़कियों को जिस शर्मिंदगी और अपमान से गुजरना पड़ता है, हाँ, वो उनके सम्मान के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। तो मतलब ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं बल्कि अब स्कूलों के लिए इसे लागू करना एक कानूनी मजबूरी है। बिल्कुल, अब ये कानूनी हक बन गया है। कोर्ट ने सभी राज्यों को बहुत सख्त निर्देश दिए हैं। क्या निर्देश है? हर स्कूल में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, लड़कियों के लिए अलग और चालू हालत में टॉयलेट होना ही चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कुछ? हाँ, स्कूलों को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन भी देने होंगे जो आसानी से मिल सके, हो सके तो वेंडिंग मशीनों के जरिए। और इसे पढ़ाई के अधिकार से भी जोड़ा गया है ना? जी, और यही इस फैसले को और भी अहम बना देता है। कोर्ट का मानना है कि इन सुविधाओं के बिना लड़कियों की पढ़ाई में बाधा आती है, वो स्कूल छोड़ देती हैं। तो ये सीधे सीधे उनके शिक्षा के अधिकार का हनन हुआ। सही कहा। तो अब स्वास्थ्य का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दोनों इस एक फैसले से जुड़ गए हैं। स्वास्थ्य से ही जुड़ा एक और मामला है जो थोड़ा जटिल है। ऑटिज्म के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल। इसे लेकर बहुत उम्मीदें भी हैं और विवाद भी। इस पर कोर्ट ने क्या कहा? इस मामले में कोर्ट ने बहुत ही सख्त और साफ रुख अपनाया है। अच्छा, कोर्ट ने कहा है कि ऑटिज्म के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी को एक क्लिनिकल सर्विस की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी डॉक्टर या क्लिनिक इसे एक इलाज बताकर मरीजों को नहीं दे सकता। तो फिर इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है? इसका इस्तेमाल सिर्फ सरकारी निगरानी में चल रहे क्लिनिकल ट्रायल या फिर रिसर्च के लिए हो सकता है। लेकिन क्यों? इसके पीछे क्या तर्क है? तर्क सीधा है। इसके असर और सुरक्षा को लेकर कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है और यहीं पर सूचित सहमति यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट का अहम सवाल उठता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, हाँ। कोर्ट ने एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछा। जब डॉक्टरों को खुद ही पूरी तरह नहीं पता कि इस थेरेपी के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं, तो वो मरीज के परिवार वालों से सूचित सहमति कैसे ले सकते हैं? ये तो बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब आप उस चीज के लिए हाँ कैसे कह सकते हैं जिसके बारे में बताने वाला खुद ही अनिश्चित हो? ठीक यही बात कोर्ट ने तो सरकार को भी फटकार लगाई कि वो उन क्लिनिकों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही जो इसे चमत्कारी इलाज बताकर लोगों से मोटी फीस वसूल रहे हैं। और इसमें माता पिता की भूमिका पर भी कुछ कहा गया है। हाँ, एक और बड़ी बात कही गई है कि बच्चे के माता पिता भी ऐसे अवैज्ञानिक इलाज की मांग नहीं कर सकते। ये फैसला मरीजों को झूठी उम्मीदों और शोषण से बचाने के लिए। चलिए अब एक ऐसी कानूनी बहस पर आते हैं जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव से जुड़ी है। यूजीसी के कुछ नए नियमों को लेकर काफी विवाद हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये नियम एक तरफा है। हाँ, ये मामला 2026 के यूजीसी नियमों से जुड़ा है। जो लोग इन नियमों के खिलाफ हैं, उनका कहना है कि ये नियम ये मानकर चलते हैं कि भेदभाव सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ ही होता है। अच्छा। उनका आरोप है कि ये एक तरह का रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। याचिकाकर्ताओं की बात में दम लगता है, लेकिन क्या ये रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों की जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर रहे? क्या हम एक आदर्श दुनिया के कानून को एक गैर आदर्श समाज पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और यहीं पर इस कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। ये नियम उन दुखद घटनाओं के बाद ही लाए गए थे। तो ये एक रिएक्शन था उन घटनाओं पर? जी, असल में ये बहस दो अलग अलग नजरियों के बीच है। एक नजरिया कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर होने चाहिए। दूसरा नजरिया कहता है कि ऐतिहासिक रूप से हुए अन्याय को ठीक करने के लिए हमें सिर्फ कागजी बराबरी नहीं बल्कि असल बराबरी लाने वाले कदम उठाने होंगे। भाई, सही कहा। भले ही वो किसी एक समूह पर ज्यादा ध्यान दें।
ये समानता यानी इक्वालिटी बनाम समता यानी एक्विटी की एक क्लासिक बहस है। अदालतें तो देश के अंदर की समस्याओं को सुलझा रही हैं, लेकिन कुछ मसले ऐसे हैं जिनकी जड़ें देश के बाहर हैं। चलिए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नजर डालते हैं। फलस्तीन की विदेश मंत्री भारत आई थी। उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बहुत अहम। नई दिल्ली में फलस्तीनी विदेश मंत्री वारसिन अगाबेकियन शाहिन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके दूर तक मायने हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हमास को फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ में शामिल हो जाना चाहिए और उसके सिद्धांतों को मानना चाहिए। एक मिनट, पीएलओ के सिद्धांतों में तो इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता देना और हिंसा का रास्ता छोड़ना शामिल है। मतलब ये तो हमास की पूरी विचारधारा को बदलने वाली बात हुई। बिल्कुल, ये हमास के लिए एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव होगा। उन्होंने एक फलस्तीन, एक सरकार, एक कानून और एक सेना की बात की। एक सेना? जी, जो एक एकजुट फलस्तीन का साफ संकेत है। ये दिखाता है कि फलस्तीनी नेतृत्व अब शायद एक होकर आगे बढ़ना चाहता है। और गाजा के जमीनी हालात के बारे में भी उन्होंने जरूर कुछ बताया होगा। उन्होंने जो आंकड़े दिए वो दिल दहलाने वाले हैं। कम से कम 72,000 फलस्तीनी मारे गए हैं, 1,72,000 घायल हैं और करीब 20,000 लोग लापता हैं। ये तो बहुत भयानक है। उन्होंने इजराइल पर पानी और खाने को युद्ध के हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और बताया कि गाजा का 85% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। और इसमें हमारे स्रोतों के मुताबिक भारत से जुड़े स्कूल भी थे। हाँ, दुख की बात यह है कि इसमें भारत की मदद से बने 2 स्कूल भी शामिल हैं। एक और संघर्ष क्षेत्र यूक्रेन से भी एक हैरान करने वाली खबर है, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ रहा है। हाँ, ये थोड़ा अप्रत्याशित है। खबरों के मुताबिक रूस ने डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पर 1 फरवरी तक कीव पर हवाई हमले रोकने की बात मानी है। वजह क्या बताई गई है? वजह बताई गई है कड़ाके की ठंड, जहां तापमान -15 डिग्री से भी नीचे है। क्रेमलिन का कहना है कि ये शांति वार्ता के लिए एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश है। लेकिन क्या ये सच में शांति की पहल है या सिर्फ एक रणनीतिक चाल? क्योंकि रूस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। आपका शक सही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी साफ कहा है कि ये कोई औपचारिक युद्ध विराम नहीं है। और यहाँ एक बड़ी बात समझने वाली है। क्या? रूस ने अपनी रणनीति बदल दी है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस अब पावर प्लांट्स पर नहीं, बल्कि यूक्रेन की सड़कों, पुलों और रेलवे लाइनों पर हमला कर रहा है। अच्छा, मतलब लॉजिस्टिक्स पर हमला कर रहा है। एग्जैक्टली, वो यूक्रेन की सप्लाई लाइन को काटना चाहता है, जो युद्ध के एक नए और ज्यादा मुश्किल दौर का संकेत है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव है, चाहे वो यूक्रेन में हो या गाजा में, हमें लगता है कि ये हमसे बहुत दूर है। लेकिन दिल्ली में हुए एक खुलासे से पता चलता है कि इनकी गूंज अब हमारे दरवाजे तक पहुंच गई है। ये खुलासा सच में बहुत चिंताजनक है। 2025 के लाल किला कार हमले की जांच में जो डॉक्टर गिरफ्तार हुए थे, हाँ, उनका व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल एक और बड़ी साजिश रच रहा था। वो एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कॉफी चेन के आउटलेट्स पर बमबारी करने की योजना बना रहे थे। किसी खास वजह से? हाँ, क्योंकि उसके संस्थापक यहूदी हैं। उनका मकसद गाजा के संघर्ष को भारत लाना था। मतलब पढ़े लिखे डॉक्टर, हाँ। और उनका मकसद गाजा के संघर्ष को भारत की जमीन पर लाना था। ये व्हाइट कॉलर टेरर वाला एंगल तो बहुत डराने वाला है। बिल्कुल, ये कट्टरता का एक नया और खतरनाक चेहरा है। दिलचस्प बात यह है कि इस मॉड्यूल के अंदर भी फूट थी। अच्छा, किस बात पर? कुछ लोग सिर्फ कश्मीर में सुरक्षा बलों को निशाना बनाना चाहते थे, जबकि दूसरे लोग भारत के बड़े शहरों में हमले करके अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचना चाहते थे। उनका बड़ा मकसद अल-कायदा से जुड़े संगठन अंसार गज़वतुल हिंद को फिर से खड़ा करना था। बाहरी खतरों से हटकर अब देश के अंदर की एक बड़ी सरकारी योजना की जमीनी हकीकत देखते हैं। हर घर जल योजना। कागजों पर तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी दिखती है। कागजों पर आंकड़े वाकई शानदार हैं। जल शक्ति मंत्रालय के सर्वे के मुताबिक जिन गांवों का सर्वे हुआ, उनमें 98% घरों में नल लग चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 98% तो बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन जब बात आती है कि नल में पानी आता है या नहीं, और आता है तो कैसा आता है, तब तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। तो असलियत क्या है? कहां पर कमी दिख रही है? देखिए, सर्वे में सिर्फ 83% लोगों ने माना कि उन्हें पिछले 7 दिनों में कम से कम एक बार नल से पानी मिला। सिर्फ 83%? हाँ, और केवल 80% घरों को ही रोजाना कम से कम 55 लीटर पानी मिल रहा था, जो कि योजना का लक्ष्य है। और पानी की क्वालिटी का क्या? वो सबसे बड़ी चिंता की बात है। जब पानी की क्वालिटी जांची गई तो सिर्फ 76% घरों का पानी ही पीने के मानकों पर खरा उतरा। मतलब कुल मिलाकर योजना का पूरा फायदा सिर्फ 76% घरों तक ही पहुंच रहा है।
1 मिनट, ये आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। और जैसा कि हमारे स्रोतों में लिखा है, ये सर्वे तो उन गांवों का है जिन्हें सरकार पहले ही हर घर जल सर्टिफाइड कर चुकी है। मतलब ये तो बेस्ट केस सिनारियो है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये वो गांव हैं जहां प्रशासन के मुताबिक 100% काम हो चुका है। तो अगर इन सबसे अच्छे गांवों में भी सिर्फ 76% घरों तक योजना सही से पहुंच रही हैं, तो देश के बाकी गांवों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सही बात है। ये नीति और जमीनी हकीकत के बीच की एक बहुत बड़ी खाई को दिखाता है। और आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद भी किया गया। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि गांधी जी का स्वदेशी का आह्वान आज भी एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि गांधी जी का जीवन कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। अब इन सब गंभीर बातों से हटकर चलते हैं खेल के मैदान पर, जहां ऑस्ट्रेलिया में एक अलग ही तरह का महासंग्राम देखने को मिला। ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल ऐतिहासिक रहे। वाकई ऐतिहासिक। पहला सेमीफाइनल देखिए, 38 साल के नोवाक जोकोविच ने मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर को 5 सेट तक चले एक जबरदस्त मैच में हरा दिया। एक शानदार वापसी थी। बिल्कुल। इस जीत ने उन्हें अपने 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब के और करीब पहुंचा दिया है। और दूसरा सेमीफाइनल तो इससे भी लंबा खिंच गया। वो तो एक महाकाव्य था। कार्लोस अल्करेज और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव के बीच का मैच 5 घंटे 27 मिनट तक चला। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के इतिहास का सबसे लंबा सेमीफाइनल है। 5 घंटे 27 मिनट। जी। इस एक मैच में सब कुछ था। ड्रामा, थकान, जबरदस्त टेनिस और आखिर में जीत का जुनून। यहाँ उम्र का तजुर्बा और युवा जोश की एक दिलचस्प कहानी भी बन रही है। बिल्कुल। एक तरफ 38 साल के जोकोविच हैं, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के सबसे उम्रदराज फाइनलिस्ट बन गए हैं। और दूसरी तरफ है कार्लोस अल्करेज। हाँ, जो सबसे कम उम्र में चारों बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब इन दोनों के बीच जो फाइनल होगा, वो सिर्फ एक टेनिस मैच नहीं, बल्कि 2 पीढ़ियों की टक्कर होगी। तो आज हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला एक लड़की की पढ़ाई पर असर डालता है, कैसे गाजा का तनाव दिल्ली की गलियों तक पहुंच जाता है, और कैसे एक सरकारी योजना के आंकड़े कागज पर कुछ और जमीन पर कुछ और कहानी कहते हैं। आज की इस पूरी चर्चा से एक सवाल जरूर उठता है। जब हम विकास या न्याय की बात करते हैं, तो क्या हम सिर्फ नीतियां बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, या वो नीतियां असल में लोगों तक कैसे पहुंच रही हैं, इस पर भी? सही बात है। चाहे वो स्कूल में एक सैनिटरी नैपकिन हो, गांव के नल में आता साफ पानी हो, या शांति वार्ता की कोई शर्त, असली कामयाबी तो इन छोटी छोटी चीजों को सही करने में ही छिपी है ना? बिल्कुल। और ये एक ऐसा विचार है जिस पे हम सभी को सोचना चाहिए।